बच्चों को नमस्कार। आज हम आपका अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं, क्लास 10वीं, इसको समझेंगे अच्छी तरह से, जो कि आपको अपने बोर्ड परीक्षाओं में हेल्प करेगा। सबसे पहले जब जनन की बात की जाती है तो हम कहते हैं कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। ठीक है। और पृथ्वी पर अगर बने रहना है तो जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ये बहुत ही आवश्यक भी है। इसके लिए जो है हमारी कोशिकाओं के केंद्रक में जो है गुणसूत्र, जिसके अंदर डीएनए, जिसको कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है, कि अणुओं में अनुवांशिक गुण होते हैं, जिसको कि इंग्लिश में क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। डीएनए सबसे पहले क्या करेगा, अपनी प्रतिकृति बनाता है, मतलब अपना जैसा एक और बना लेता है, और फिर एक नई कोशिका का निर्माण होता है। जनन के द्वारा ही कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है, और ये नई कोशिकाएं एक समान हैं परंतु समरूप नहीं है। ठीक है, एक समान तो होती हैं लेकिन समरूप नहीं होती हैं। फिर प्रश्न आता है कि इस विभिन्नता का महत्व क्या है। अगर लंबे समय तक प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में ये उपयोगी है। अगर कोई स्पीसीज है, कोई जीव है, उसको लंबे समय तक जो है पृथ्वी पे बने रहना है, तो उसके लिए जो है जनन बहुत जरूरी है। जैव विकास, ये जैसे विकास का आधार नहीं, जैव विकास का भी आधार इसको माना जाता है। दो तरह के प्रजनन होते हैं, एक अलैंगिक प्रजनन होता है, दूसरा लैंगिक प्रजनन होता है। तो सबसे पहले अगर हम अलैंगिक प्रजनन की बात करें, एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही जीव होता है जिससे कि एक नया जीव उत्पन्न हो सकता है। युग्मक का निर्माण यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है। नए जीव पैतृक जीव के समान या समरूप होंगे, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, हम उनमें अंतर भी नहीं कर पाएंगे। सतत गुण के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। आप एक जैसे गुण जब दूसरी पीढ़ी में भेजने हैं तो एक अलैंगिक जनन एक सही माध्यम कहा जाता है, और ये ज़्यादातर जो है निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। जो छोटे जीव हैं उनके अंदर ये देखने को अधिक मिलता है। जबकि जो लैंगिक जनन होता है, ये दो एकल जीव जैसे कि नर या मादा मिलकर नए जीवन को उत्पन्न करते हैं। नर युग्मक व या मादा युग्मक जब मिलते हैं तो नए जीव का निर्माण होता है। नया जीव जो बनेगा वो अनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान तो होगा पर समरूप नहीं होगा। ये हमें बार बार ध्यान रखना है कि लैंगिक जनन में समरूप नहीं होते हैं, जबकि अलैंगिक में समरूप होते हैं। प्रजाति में जो विभिन्नताएं उत्पन्न करने में ये सहायक होता है, जो कि हमने ऊपर भी देखा कि विभिन्नता का जो महत्व है वो लैंगिक जनन के द्वारा ही है। और जितने भी आपके उच्च वर्ग के जीव है उनमें ये आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं अलैंगिक जनन की विधियां। एक होता है विखंडन। इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो अगर वो दो में विभाजित हो रही है तो उसको कहा जाता है द्विखंडन। जैसे कि आप देख सकते हैं जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो रहा है। आप अमीबा का उदाहरण ले सकते हैं, ये अमीबा है और इसमें ये एक कोशिका है। सबसे पहले इसका केंद्रक जो है विभाजित हो रहा है दो हिस्सों में, और फिर जब केंद्रक पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो इसकी जो है कोशिका झिल्ली दो भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं को जन्म देती है। जबकि लेस्मेनिया के अंदर भी आप देख सकते हो किस तरह से जो है ये अलग अलग तरीके से, सबसे पहले आप बड़ा साफ दिख रहा है, इसमें केंद्रक दो भागों में विभाजित हो रहा है, और जब केंद्रक दो भागों में विभाजित हो गया तो फिर ये दो भागों में विभाजित होकर पूरी तरह से नए दो जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये द्विखंडन जो है इसमें हम देख सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है बहुखंडन। जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा, जैसे कि प्लाज्मोडियम में होता है। उसमें क्या होगा कि एक से ही बहुत सारी ऐसे कोशिकाएं अंदर नई जो है विभाजित होकर बन जाती हैं, लेकिन वो रहेंगी एक ही कोशिका के अंदर। बाद में जब सामान्य उसको अवस्थाएं मिलती हैं तो ये फूट कर निकल आते हैं। अगला है खंडन। एक प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव को विकसित कर सकते हैं। आप देख सकते हो स्पाइरा वगैरह के अंदर कि किस तरह से एक छोटा टुकड़ा भी जो है बाद में पूरी तरह से अपने आप को विकसित कर लेता है। तो उसके बाद है पुनरुद्भन या पुनर्जनन, रीजनरेशन इंग्लिश में इसको कहते हैं। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण इसका प्लेनेरिया है, हाइड्रा के अंदर भी देखते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ हिस्से जो हैं आप देख रहे हो, जब कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो बहुत सारे नहीं, कुछ टुकड़ों के अंदर, तो वो फिर एक नए जीव में अपने आप को वापस से बना लेता है। तो हाइड्रा और प्लेनेरिया में आप ये देख सकते हैं
जनन या पुनरुदरण। मुकुलन जो है हाइड्रा के अंदर ही देखने को मिलता है या ईस्ट के अंदर भी होता है। इस प्रक्रम में जीव शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं। इस तरह से ये मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। आप देख रहे हो पहले उभार उत्पन्न हुआ और फिर ये पूर्ण रूप से। ईस्ट के अंदर भी हम देखते हैं तो ऐसे कोशिकाएं जो हैं, एक कोशिका है ये, फिर इसमें से इस तरह से उभार उत्पन्न होगा, फिर उसके ऊपर एक और उत्पन्न, उसके ऊपर ऐसे जो है पूरी चेन बन जाती है। बीजाणु समासंग जो होता है इसके अंदर जो है कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनती है जिससे बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती हैं जो एक मोटी भित्ति के संग्रहित होती हैं। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर बीजाणु वृद्धि करते हैं। जैसे आप देख सकते हो इस तरह से ये ब्रेड वगैरह के ऊपर जो है अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब हमें नज़र आएगा, उससे पहले जो है ये नज़र नहीं आता है। तो स्पोरेंजियम या स्पोरेंजियोफोर जो है इरेक्ट हाइफा स्टूलन। कायिक प्रवर्धन भी एक तरह का जो है यहाँ पे पौधों के अंदर अलैंगिक जनन के अंदर ही आता है। इसके अंदर जो है जड़, तना, पत्तियां आदि से जो है ये अपने आप को विकसित कर लेते हैं। जैसे कि जड़ के द्वारा डहेलिया या शकरगंधी के नए पौधे बन जाएंगे, उनके जड़ें अगर खाली हम लगाएंगे तो। तने के द्वारा आलू और अदरक को लगाया जा सकता है। पत्तियों के द्वारा बराफिल्म जो है पत्थर चट्टा एक पौधा आपने सुना होगा, वो भी जो है पत्तियों के द्वारा नया पौधा विकसित हो जाता है। दूसरी है कृत्रिम विधियां जिसमें रोपण, आम, कर्तन, गुलाब, लेयरिंग, चमेली, ये सब जो है विधियां उसके अंदर होती हैं। उत्तक संवर्धन जो है टिश्यू कल्चर जिसको हम कहते हैं, इस विधि के शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उनके पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छ जैसे कैलस बनाएंगे। सबसे पहले एक कोशिका ली, उसको एक माध्यम में रखा तो वो इस तरह से गुच्छे बना लेती हैं, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएगी। इसको जो है कैलस कहा जाता है। ठीक है, ये परिवर्तित हो जाती है। फिर इसको एक और हार्मोन माध्यम में रखेंगे तो इसमें जो है आपके सबसे पहले जड़ें निकलेंगी। फिर इसको एक और माध्यम में रखेंगे तो फिर इसमें जड़ें निकल गई थी, अब इसमें पत्तियां निकलेंगी। तो इस तरह से ये पूरा पौधा बन जाता है, जैसे कि आर्किक सजावटी पौधे जो है इसका उदाहरण है। कायिक संवर्धन के लाभ क्या क्या है? बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे आराम से बनाए जा सकते हैं। नए पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं, और जैसे जनन होता है जिसमें जनन करने जो उत्पन्न करने वाले उनको जनक, तो उस तरह से बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। पौधे उगाने का रास्ता और आसान हो जाता है। अब हम लैंगिक प्रजनन की जब बात करते हैं, लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक से मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं और संतति के विभिन्नता उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे जो है दो होंगे, एक नर होगा दूसरा मादा होगा। जब इनका जो मिलन होगा उससे जो है युग्मक तैयार होता है और उससे फिर जो है हमारा नया जीव या संतति उत्पन्न होती है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की बात करते हैं तो फूल जो है पौधों का क्या है, एक जनन अंग है। और एक फूल में दो भाग होते हैं, जो मुख्य भाग जो है बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केशर एवं पुंकेशर, 4 हिस्से होते हैं। तो इसमें जो पंखुड़ी होती हैं वो रंगीन, बाह्य दल जो होता है वो हरे रंग के जो पत्तियां होती हैं, बीजांड जो बीज के अंदर होते हैं तो ये अंडाशय, वृत्तिका और वृत्तिका ये स्त्री केशर के हिस्से हैं। और परागकोश और तंतु जो है पुंकेशर, मतलब ये आपका जो है नर के हिस्से हैं, ये मादा के हिस्से हो गए। 2 तरह के फूल होते हैं, एक उभयलिंगी पुष्प होता है स्त्री केशर पुंकेशर जिसमें दोनों उपस्थित होते हैं, सरसों और गुड़हल, मतलब एक ही पौधे में जब दोनों उत्पन्न होंगे तो उभयलिंगी। एक लिंगी मतलब या तो स्त्री केशर हो गया या पुंकेशर पपीता और तरबूज में हमें ये देखने को मिलता है। अब देखेंगे कि बीज निर्माण होता कैसे है। परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा या पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वृत्तिकाग या उस पर गिर जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर ये परागकोश है तो यहाँ से जो है इसके परागकोश से परागकण निकलकर यहाँ पर गिर गए तो इसको स्वपरागन कहा जाता है, इंग्लिश में सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। अगर ये किसी दूसरे पे जाके गिर रहे हैं, दूसरे पौधे पे, तो पर परागन, क्रॉस पोलिनेशन होगा। परागकण फिर एक नलिका बनाएंगे, आप देख सकते हो, जिसको कि पराग नली कहा जाता है, जो कि आपके बीजांड जो पौधे के अंदर होता है वहाँ तक जाएगी। अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन तथा युग्मक निर्माण होगा। ये फिर अंडाशय के अंदर जो है मादा युग्मक का निषेचन और इसका निर्माण हो रहा है, और युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। तो बीजांड में से कठोर आवृत विकसित होकर
बीज में बदल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है फिर ये बाहरी हिस्सा जो है फल के रूप में और अंदर जो है वो बीज के रूप में, अंडाशय फल में बदल जाता है और फूल के अन्य भाग जो है झड़ जाते हैं। मानव में अगर प्रजनन की हम बात करें तो यहाँ पर भी जो है लैंगिक जनन देखने को मिलता है। लैंगिक परिपक्वता की बात करें तो जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है और ये किशोर अवस्था की इस अवधि के यौवनार्थ को कहा जाता है। अब हम यौवनार्थ की बात करें तो आप सभी बच्चे जानते हैं, इस उम्र में ही हैं आप, कि किस तरह से जो है लड़कों के अंदर और लड़कियों के अंदर ये बदलाव देखने को मिलते हैं। तो एक समान बदलाव तो ये है कि कांख व जंघांग के पास गहरे बाल उगना, त्वचा व तेली हाथों मुँह से निकलना, ये दो सभी में देखने को मिलेंगे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। लड़कियों के अंदर स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है और उनके अंदर रजोधम जो साइकिल है वो शुरू हो जाती है। लड़कों के अंदर चेहरे पर दाढ़ी, मूंछ निकलना, आवाज़ जो फटना मतलब भारी आवाज़ हो जाती है। और ये परिवर्तन जितने भी हैं ये संकेत देते हैं कि उनके अंदर धीरे धीरे लैंगिक परिपक्वता आ रही है। नर जनन तंत्र की बात करें तो उसको जो है वृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्रमार्ग और संबंधित ग्रंथियों के रूप में आप देख सकते हो बांटा गया है। वृषण जो है उदर गुदा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इनका जो मेन कार्य क्या है, ये शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं। उसके बाद में ये हमारा इंपॉर्टेंट है, वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उत्पन्न करती है। और इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के दो कार्य हैं, शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण और यौवनावस्था का परिवर्तन जो है। शुक्रवाही जो है, जो भी इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है उनको वृषण से शिशन तक पहुंचाती है। मूत्रवाहिका ही मूत्र और वीर्य दोनों को बाहर जाने का एक रास्ता है। संबंधित ग्रंथियाँ, इसके ऊपर बहुत प्रश्न आते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि या श्राव शुक्रवाहिकी में जो है अपना डाल देते हैं। इससे क्या मिलता है, शुक्राणु को एक तो तरल माध्यम मिलता है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये उसके कार्य है, ठीक है। ये माध्यम उसे पोषण भी देता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये किस तरह से प्रोस्टेट ग्रंथि इसमें मदद कर रही है और उनको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण में मदद करते हैं। और शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव जो है मिलकर ही वीर्य का निर्माण करता है। मादा जनन तंत्र के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे अंडाशय, अंडवाहिका और गर्भाशय इन तीन में विभाजित है। मादा युग्मक अंडा कोशिका का निर्माण व अंडाशय का, लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे जो है पहले से उत्पन्न होते हैं इनके अंदर। और जैसे जैसे यौवनारूढ़ होता है तो हर जो है इनकी एक साइकिल के अंदर एक अंडा परिपक्व होकर आता रहता है। तो में से एक अंडाशय कभी इस वाले अंडाशय से कभी एक इस वाले से हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न होता है। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे दो हार्मोन के नाम याद रखने आपको, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इसमें अंडवाहिका जो होती है, फ्लोपियन ट्यूब ये वाली जो है, इस द्वारा उत्पन्न अंड कोशिकाओं को गर्भाशय तक स्थानांतरित करते हैं। यहाँ से फिर जो है इनको यहाँ गर्भाशय तक लेके आना और वहाँ पर जो है शुक्राणु द्वारा फिर निषेचन प्रक्रिया होती है। गर्भाशय एक थैलीनुमा संरचना जहाँ शिशु का विकास व गर्भाशय ग्रीव या द्वारा खुला होता है, योनि द्वारा खुला होता है। जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तो क्या होगा, निषेचित अंड युग्मक कहलाता है जो गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय के रोपण के पश्चात युग्मज में विभाजन व विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होगा। अब इसमें जिस चीज़ से जुड़ा होता है ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, प्लेजेंटा। ये एक विशेष उत्तक है जिसकी तशरीनुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है, माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि भ्रूण को प्रदान करना, भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण। तो ये दो कार्य आपको इम्पोर्टेंट है। बहुत बार आता है कि प्लेजेंटा क्या है और उसके कार्य क्या है। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म के समय को गर्भकाल कहते हैं और इस अवधि को लगभग 9 महीने का समय लगता है। जब अगर अंड का निषेचन नहीं होगा तो हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो गर्भाशय की भित्ति मार्शल स्पॉन्जी हो जाती है और फिर ये जो है आवश्यक नहीं रहता, तो ये परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। ये चक्र हर महीने समय लेता है, तो इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पादन होना बंद हो जाता है, फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो ये दोनों शब्द आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऋतुस्राव या रजोधर्म और रजोवृत्ति निवृत्ति। जन स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो जन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना।
तो रोगों को लैंगिक संचरण, रोगों का लैंगिक संचरण जिसको इंग्लिश में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं, इसमें आपको जीवाणुजनित गोनेरिया सिफेलिस, विषाणुजनित मस्सा या HIV, इन सब के नाम ये भी इम्पोर्टेंट है कि कई बार पूछा जाता है कि जीवाणु से होने वाले जो है लैंगिक रोगों का या विषाणु से होने वालों का नाम लिखिए। उसके बाद जो है गर्भरोधन, गर्भ धारण को रोकना जो है गर्भरोधन कहलाता है। इसके 3 प्रकार हो सकते हैं, यांत्रिक अवरोध, रासायनिक तकनीक, IUCD, शल्य प्रक्रिया। यांत्रिक अवरोध में कॉन्डम और स्काइल कैप जो है वो आती हैं, रासायनिक में कुछ दवाइयाँ आती हैं, इसमें एक लूप जो है अंदर फिट की जाती है या ट्यूबेक्टोमी की जाती है, ट्यूब को कट कर दिया जाता है। नसबंदी जो है शल्य प्रक्रिया के अंदर नर के अंदर, और ट्यूबेक्टोमी जो है मादा के अंदर की जाती है। गर्भरोधन के अलग अलग जो प्रकार जो भी हम बात कर रहे थे, यांत्रिक अवरोध जो है शुक्राणु को अंडकोशिका तक नहीं पहुंचने देना, उसमें शिशिन को ढकने के लिए कॉन्डम, योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप, ये 2 चीज़ें हैं। रासायनिक तकनीक के अंदर मादा के अंड को न बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन को संतुलन को परिवर्तित कर देती है। IUCDN ये बहुत बार पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। यहाँ पे लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिससे गर्भधारण ना हो। शल्य प्रक्रिया के अंदर नसबंदी पुरुषों के अंदर जो शुक्र वाहिकाओं को रोककर उसमें शुक्राणुओं के स्थानांतर को रोकता है, और ट्यूबेक्टोमी जो है महिलाओं के अंदर अंड वाहिनी को अवरुद्ध कर अंड को स्थानांतरित को रोकता है। लास्ट है आपका भ्रूण हत्या। मादा भ्रूण को गर्भाशय से ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। यही तभी संभव हो सकता है जब लोग जागरूक होंगे और हम भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, क्योंकि तभी जो है पृथ्वी का चक्र जो है सही से चलेगा और बैलेंस रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। इसको अपने दोस्तों को भी बोलें, और अब एग्ज़ाम आ रहे हैं तो इस चैप्टर को ध्यान से देखें। अभी आगे और सारे चैप्टर्स आपको जल्दी ही मिल जाएंगे पूरे के पूरे आपके सपोर्ट मटेरियल के बेस पे। थैंक यू।